नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेंस डे में, जहां हम रोज यूपीएससी मेंस का एक सवाल डिस्कस करते हैं। इस डिस्कशन का पर्पस है कि आप किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें एंड सेकेंडली जब आप क्वेश्चन लिखें उसके अंदर क्या की पॉइंट्स ऐड हो सकते थे उसका मैं आपको आइडिया देता हूं। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें। मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि इस हफ्ते हम इंटरनेशनल रिलेशंस यानी आईआर के क्वेश्चंस को टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंदर आपका तरीका इसे अप्रोच करने का क्या होना चाहिए। क्वेश्चन देख के आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, आप चाहे तो ये फॉर्मेट या ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, अदरवाइज आप खुद से एक आंसर लिख सकते हैं। आंसर लिखने के बाद जब मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा तो आप उसे इस डिस्कशन को पूरा देखिएगा और जो पॉइंट्स आपको लगता है ऐड हो सकते हैं वो ऐड कर दीजिएगा। दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप किस प्रकार से इसे इस्तेमाल करते हैं। सवाल देखिए, era of non-alignment has been replaced by the era of multi-alignment. Examine with respect to India as well as other global powers. Now सबसे पहले मैं इसमें कुछ क्वेश्चन के कीवर्ड्स को इंटरप्रेट करके आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके आंसर का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होना चाहिए। ऑफ कोर्स देयर इज नो वन सिंगल यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर जिसको फॉलो करोगे, आपके अपने यूनिक अप्रोच भी हो सकते हैं, बट कोर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस करना ये तो सभी आंसर्स में होना चाहिए। नॉन अलाइनमेंट वो एरा है जो आज़ादी के बाद पहले 20, 25, 30 इनफैक्ट 1991 तक आप कह सकते हो हमने काफ़ी हद तक कोशिश की, हम नॉन अलाइंड रहे, ऑल्दो बीच में हम सोवियत की तरफ टिल्ट हुए। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हमारी ये पॉलिसी रहा करती थी कि हम ना तो वेस्टर्न पावर्स के साथ क्लोजली अलाइन होंगे और ना ही कम्युनिस्ट ब्लॉक के साथ। लेकिन फिर 1971 में सिचुएशन ऐसी बन गई कि हमने यूएसएसआर के साथ एक पार्टनरशिप की। खैर, मल्टी अलाइनमेंट का एरा अब आ चुका है, नॉन अलाइनमेंट को त्याग दिया गया है। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें ज्यादा कमियां नहीं है। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दिस बिकॉज नॉन अलाइनमेंट वाज अ पैसिव कंसेप्ट एंड मल्टी अलाइनमेंट इज एन एक्टिव एंगेजमेंट प्रोसेस, और उसके बारे में आपको लिखना होगा आंसर में। अब आपको दो पार्ट बनाने हैं इसके, एक इंडिया के रिस्पेक्ट में और एक ग्लोबल पावर्स के रिस्पेक्ट में भी। मतलब ग्लोबली आप मल्टीपल अलाइनमेंट्स देख रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज की, ऐसा आप मेंशन करोगे और मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से इसे किया जा रहा है। सो स्टार्टिंग में यू कैन डिफाइन नॉन अलाइन मूवमेंट। हमने स्टार्ट किया था, हम उसके पायनियर्स थे। उसमें हमने इजिप्ट, इंडोनेशिया, घाना जैसे देशों को जोड़ा था और उसमें क्या था कि किसी भी तरीके से कोल्ड वॉर के दौरान किसी मेजर पावर ब्लॉक के साथ फॉर्मली अलाइन ना होना, दैट वाज नॉन अलाइनमेंट। मल्टी अलाइनमेंट टुडे ऑन द अदर हैंड इज कि मल्टीलेटरल पार्टनरशिप्स एंड रीजनल पार्टनरशिप्स डेवलप करना, कल्टिवेट करना, ये सोचे बगैर कि कहीं जिन कंट्रीज के साथ हम ये पार्टनरशिप्स डेवलप कर रहे हैं वो आपस में उनके रिलेशंस किस प्रकार से हैं। तो ये हमने डिफाइन कर दिया कि मल्टीलेटरल पार्टनरशिप्स यानी मल्टी अलाइनमेंट क्या होता है और नॉन अलाइनमेंट क्या होता है। अब जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना आंसर, हम कहते हैं कि आंसर्स में फ्लो चार्ट होने चाहिए, डायग्राम होने चाहिए, ताकि आपके आंसर जो है बेहतर रिप्रेजेंट हो सके, उनकी प्रेजेंटेशन बेहतर हो। वेयर इज द पोजिशन वेयर यू कैन ऐड दीज फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स? आइडियली फर्स्ट बेस्ट पोजिशन इज कि आप जब इंट्रोडक्शन करते हो उसके जस्ट बाद, है ना, जस्ट आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग योर आंसर आप उसको पोजीशन कर सकते हो। सेकेंडली ऐसा हो सकता है कि आप जो है कंक्लूजन करने से पहले, सो जस्ट आफ्टर योर इंट्रोडक्शन एंड जस्ट बिफोर कंक्लूजन आर द आइडियल वेज जहां पे आप डायग्राम इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पे मैंने किस प्रकार से डायग्राम इस्तेमाल किया है, मैंने दो आपको एस्पेक्ट्स दिखाए हैं, एक नीड ऑफ नॉन अलाइनमेंट, दूसरा नीड ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। इसका मतलब हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नॉन अलाइनमेंट की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स रही होंगी। जिस वक्त भारत आजाद हुआ उस वक्त ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर इस प्रकार का था कि नॉन अलाइनमेंट सीम टू बी वेरी प्रैग्मेटिक, है ना। ऑल्दो हमने उसको शिफ्ट किया 20 साल के बाद, बट प्रैग्मेटिक था क्योंकि सॉवरेंटी प्रोटेक्ट करने के लिए, डेवलपमेंट को प्रायोरिटी रखने के लिए, है ना, अलायंसेस को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अलायंस जब बनता है तो ये ऑब्लिगेशन बन जाता है कि आप दूसरे देश के फेवर में, दूसरे देश के समर्थन में अपनी सेना को भेजेंगे या अपना डिफेंस कोऑपरेशन दिखाएंगे। दैट अलायंस वी कुड नॉट हैंडल एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नेशन थे, अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए थे, हमने अपनी इकॉनमी, अपनी इंटरनल जो है डेवलपमेंट करनी थी। गांधीयन प्रिंसिपल्स के हिसाब से भी नॉन अलाइनमेंट, क्योंकि पीस की तरफ ले जा रहा था विश्व को, इसलिए गांधीयन प्रिंसिपल्स के
साथ अलाइन था, और साथ में डीकॉलोनाइजेशन भारत का एक मेजर एजेंडा था। आजादी के बाद जितनी भी एशियन और अफ्रीकन कॉलोनीज थी, डीकॉलोनाइजेशन वाज द मेजर एजेंडा कि यहां से जो है कॉलोनीज जल्दी जल्दी से निकल जाएं। अब चाहे वो कम्युनिस्ट हो या वो वेस्टर्न पावर्स हो, सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना था। बट नाउ इन टुडेज वर्ल्ड, है ना, हम दिखेंगे, हमने लिखा है इंट्रोडक्शन में, सॉरी व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग द नीड फॉर नॉन अलाइनमेंट, कि 1991 दिस वॉज द ब्रेक थ्रू टाइम जब सोवियत यूनियन ब्रेकअप हो गया। जब सोवियत यूनियन ब्रेकअप हुआ तो वर्ल्ड वाइड जो है बाइपोलरिज्म खत्म हुआ। कुछ लोग कहते हैं यूनिपोलर बन गया वर्ल्ड, है ना, कि अमेरिका बिकेम द सिंगल बिगेस्ट सुपर पावर। बट कुछ लोग कहते हैं कि मल्टीपोलैरिटी की तरफ एक पुश दिया गया। बट ये जो हमारा इंक्लिनेशन शुरू हुआ है कि हम सभी कंट्रीज से रिश्ते बनाएंगे, लुक ईस्ट, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो यूएसए से बेटर रिलेशन कल्टीवेशन हो, वो 1990s के बाद से ही शुरू हुआ है। तो इसलिए वहां से मल्टी अलाइनमेंट की भी रिक्वायरमेंट्स पैदा होती हैं। इंडो पैसिफिक एरिया में जरूरी है कि हम वेस्टर्न कंट्री से कोलैबोरेट करें, क्योंकि चाइना वहां हमारा कॉम्पिटिटर बन के उभरता जा रहा है। इकोनॉमिक या डिफेंस की डाइवर्सिफिकेशन हमें चाहिए। हम इकोनॉमिकली ट्रेड के तौर पे एक देश पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। सेम वे पे हम डिफेंस के तौर पे सिर्फ रशिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, ऑल्दो मेजर एक्सपोर्ट्स वहीं से, इंपोर्ट्स वहीं से आते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, है ना, किससे तेल खरीदना है, बेचना है, किससे हमने व्यापार करना है, नहीं करना है, ये जरूरी है कि हम मेंटेन करके रखें। ऑल्दो इसमें हिकअप्स आते हैं, जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा कि कुछ इंडियन कंपनीज पे यूएसए ने सैंक्शन लगाया है बिकॉज दे वर डीलिंग और ट्रेडिंग विद रशिया। अब ये हिकअप्स आएंगे, बट ओवरऑल हमने अपना जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है उसको मेंटेन करके रखा है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे अलग अलग हैं, डाइवर्स हैं। फेलियर ऑफ मल्टीलेटरल ग्लोबल बॉडीज, एक रीजन ये भी है कि हमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मेंबरशिप लेके रखनी पड़ती है और मल्टीपल लेवल्स पे कोऑपरेट करना पड़ता है, कि जो सिंगल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, वो सक्सेसफुल नहीं रह पाई। एंड इश्यू बेस्ड पार्टनरशिप इज मोर प्रैग्मेटिक। अगर हमने मान लीजिए क्लीन एनर्जी या टेक्नोलॉजी पे पार्टनरशिप करनी है तो हम अलग कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप करेंगे। अगर हमने डिफेंस कोऑपरेशन करना है तो हम अलग सेट ऑफ कंट्रीज के साथ करेंगे। अगर हमने क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोऑपरेशन करना है तो हम अलग सेट ऑफ कंट्रीज के साथ कर सकते हैं। तो इशू बेस्ड पार्टनरशिप की भी जगह बनती है अगर हम मल्टी अलाइनमेंट को यूज करते हैं। तो ये डायग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हो शॉर्ट में बिफोर राइटिंग द आंसर। अब आप बताओगे कि मल्टी अलाइनमेंट कैसे इंडिया मैनिफेस्ट कर रहा है। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू एग्जामिन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो इंडिया के क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, बहुत सिंपल है, मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स, ब्रिक्स, एससीओ और साथ में क्वाड, I2U2 इन दोनों का मेंबर होना। वॉर के ऊपर रिस्पॉन्स, चाहे वो इजराइल पैलेस्टीन वॉर हो, चाहे वो रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हो, हम एक नुआंस्ड अप्रोच लेते हैं। हम एक ब्रॉड ब्रश से पेंट नहीं कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि देखिए जो भी हो, वट एवर इज द रीजन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, आपको पीस मेंटेन करना है, आपको जो है डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना है, ये हमारा स्टैंड रहा है। ठीक है। सिमिलरली आप चाइना के साथ कोऑपरेशन की बात करो तो चाइना के साथ मल्टीलेटरल फोरा पे हमने कोऑपरेशन किया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारा जो बायलेटरल रिलेशंस है वो इतना अच्छा नहीं है। वेरी रिसेंटली जो फोर्सेस हैं डिसएंगेज हुई हैं इन सम एरियाज और सम सेक्टर्स ऑफ द अक्साई चीन और लद्दाख बॉर्डर। ट्रेड सॉवरेंटी मेंटेन करना, है ना, तो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है एशियन के साथ, लेकिन RCEP हमने कहा कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे चाइना है। तो इशू बेस्ड हम डिसीजन ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो वट एवर पॉइंट्स आई हाईलाइटेड हेयर, उसको यहां पे थोड़ा सा आप बताओगे विद एग्जांपल्स। एक और एग्जांपल है डीहाइफनेशन की। अब इजराइल और पैलेस्टीन दोनों के साथ हमने रिश्ते निभाए हैं, रिश्ते मेंटेन किए हैं। हम ये कंसिस्टेंटली कहते आए हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन इज द सोल्यूशन टू द इजराइल पैलेस्टीन प्रॉब्लम। हमने जो है गाजा के अंदर सीज फायर के लिए भी बहुत रिक्वेस्ट की हुई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ अलाइन हो रहे हैं या एक पर्टिकुलर कंट्री को ही फेवर कर रहे हैं। तो डीहाइफनेशन क्या होता है, ऐसे 2 देश A और B जो आपस में जिनके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, उनके साथ हम सेपरेट और फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन कर पाएं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डीहाइफनेशन। सो आवर रिलेशनशिप विद A इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर रिलेशनशिप विद B, दैट इज डीहाइफनेशन। ये हमने अचीव करने की कोशिश की है। अब दूसरे कंट्रीज के बारे में भी लिखना है। So second part of the question, if you're not answering about global powers, other countries के बारे में नहीं लिखते हो और ये नहीं लिखते हो कि कहीं ना कहीं वो भी मल्टीलेटरलिज्म की ही तलाश में है, तो आप यहाँ पे
गलती कर जाओगे, आप सिर्फ इंडिया के एस्पेक्ट को डिस्कस करोगे। तो चाइना की अगर आप बात करोगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करोगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू यूरोप के बहुत देशों के साथ उसने अलाइन किया, इटली के साथ और ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे देश के साथ। इसके अलावा लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के अंदर भी चाइना अपने क्लोज टाइज मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब मल्टी अलाइनमेंट तो है। एशियान इसकी बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, जहां एशियान चाइना और वेस्ट को बैलेंस करता है। एशियान इंडिया के साथ, यूएसए के साथ भी ट्रेड करता है और चाइना एक मेजर इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है, सिंगल लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है एशियान का। सेम वे रशिया, सेम वे ब्राजील, जितने भी ये कंट्रीज है, ये कहने को एक ब्लॉक के मेंबर हैं पर ये मल्टीलेटरलिज्म में बिलीव करते हैं। इनफैक्ट ब्रिक्स को हम एक्सपैंड करने की कोशिश करते आए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि मल्टीलेटरलिज्म इज द वे फॉरवर्ड। तो इसी तरह आप बाकी कंट्रीज की भी एग्जांपल दे सकते हो। अगर आपने दी है अपने आंसर्स के अंदर तो बहुत ही बेहतरीन होगा। दोस्तों, हमारा जो है मेंस मेंटोरशिप बैच, उसका लास्ट वीक है एनरोलमेंट्स का। दिस वीक द एनरोलमेंट्स विल बी क्लोजिंग और इसके अंदर आपको 48 डेज की आंसर राइटिंग के साथ साथ वीकली लाइव डिस्कशन और सिंगल 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी, जहां पे मैं आपको स्पेसिफिक मेंटोरशिप कॉल्स के दौरान गाइड करूंगा कि किस प्रकार से आपने अपने आंसर राइटिंग की प्रोसेस को प्लान करना है, इंप्रूव करना है। और अगले 2.5 महीने जो है, लगभग जनवरी 15 या 20 के बाद यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट मेंस, आप सिर्फ प्रीलिम्स मोड में रहेंगे। तो उस दौरान जो है आपको ये पोजीशन अपने आप को करना पड़ेगा बेस्ट पॉसिबल तरीके से मेंस की तैयारी के लिए, वो यहां पे करवाया जाएगा। ये प्रोग्राम कंप्लीटली जो है आपके मेंस की आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करने के ऊपर अलाइंड है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड आप आ सकते हैं। इवैल्यूएशन भी इसके अंदर होता है, इवैल्यूएशन भी मैं ही करता हूं आंसर्स की। सो आपका जो ये आंसर है ये तैयार हो गया है, लेकिन आपको अब इसका कंक्लूजन तैयार करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है। बेस्ट कंक्लूजन को मैं कल के वीडियो में डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।